नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम छत्तीसगढ़ के भूगोल पर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 50-50 करके हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हम टोटल 500 एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें आपका भूगोल, वन, मिट्टी और जितने भी भूगोल से संबंधित हैं उनके अलावा याद रखिए जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारे पॉइंट हमारे कवर होने वाले हैं। और जितने भी छत्तीसगढ़ के जीके जीएस हैं वे भी कवर होंगे, जीके और जीएस। तो इसके लिए अभी आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और जितने भी सीरीज़ के और वीडियो आएंगे उसे भी देखेंगे। तो टोटल आपके 500 क्वेश्चंस हैं, तो 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय स्थित है? ऑप्शन है कन्हार, रिहंद, गोपद या फिर नेउर नदी। तो देखिए, इसमें आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, सरगुजा की जीवनदायिनी नदी बोला जाता है। कहाँ से निकलती है? सरगुजा के छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से। सरगुजा के छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। रेण नदी भी बोला जाता है इसको। तो इसके बाद नेक्स्ट और इसके बारे में जानते हैं। सरगुजा की जीवनदायिनी बोलते हैं, सरगुजा बेसिन का निर्माण करती है। सरगुजा बेसिन का निर्माण करती है। और इसके बाद याद रखिए, इसके तट पर जो प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है महेशपुर याद रखेंगे। तो नदियों के तट पर स्थित शहर ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रिहंद नदी कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो रिहंद, कन्हार, गोपद ये सभी किसके हैं? सोनगंगा अपवाह तंत्र के हिस्सा हैं। ठीक है, सोनगंगा अपवाह तंत्र सभी ऊपर जाते हैं। ठीक है, सभी इस प्रकार से, इधर गंगा नदी जा रही है, इधर से सोन नदी। तो बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार नदी, ये चारों नदियाँ जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से सोनगंगा अपवाह तंत्र में मिलती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी नदी हैं? बनास सभी सरगुजा अंचल में है। ठीक है, सरगुजा संभाग में बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार इसी क्रम में मिलती हैं। बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व किसी भी क्रम में आप इस हिसाब से जमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कोरबा और बिलासपुर जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा लीलागर नदी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है निडिला नदी, याद रखेंगे, निडिला नदी। इसी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो मल्हार शहर बसा है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? प्रसन्नपुर है। ठीक है, मल्हार का प्राचीन नाम क्या है? प्रसन्नपुर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद याद रखिए, मनियारी जो है, मनियारी बिलासपुर और मुंगेली जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है। मनियारी नदी क्या करती है? बिलासपुर और मुंगेली जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेउर नदी और गोपद नदी ये दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जो है सीमा रेखा बनाने का कार्य करती हैं। तो ये दोनों एमपीसीजी के बीच, मनियारी बिलासपुर और मुंगेली जिले के बीच, और लीलागढ़ जो है कोरबा और बिलासपुर जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो तीनों नदियों का याद रखेंगे, चारों नदियों का। और लीलागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी है। मल्हार इसके शहर पर बसा हुआ, मतलब तट पर बसा हुआ शहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? देखिए, नदियों के तट पर जो शहर होते हैं उनको बहुत पूछा जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऑप्शन में है कोरबा, कोंडागांव, बारसूर, जगदलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंडागांव। ठीक है, नारंगी नदी कहाँ से निकलती है? तो माकड़ी तहसील कोंडागांव से निकलती है। ठीक है, और बस्तर जिले में जाकर इंद्रावती नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार से ये पूरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए, तांबड़ा घूमर जलप्रपात विनीता घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विनीता घाटी कहाँ है? तो बस्तर जिले में है। ठीक, बस्तर जिले में है। तो बस्तर जिले में एक जलप्रपात तो तांबड़ा घूमर हो गया। इसके अलावा और याद रखिए, तो सबसे फेमस याद रखिए चित्रकोट। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? चित्रकोट जलप्रपात।
इसकी 300 फीट की चौड़ाई के साथ ये पूरे भारत का, केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसीलिए इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत का न्यागरा कहा जाता है किसे, चित्रकोट जलप्रपात को। इसके बाद चित्रकोट के अलावा याद रखिए तीरथगढ़ जलप्रपात दूसरा प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है। दूसरा प्रसिद्ध जलप्रपात तीरथगढ़ किस नदी पर है, और चित्रकोट याद रखिए इंद्रावती नदी पर है, और तीरथगढ़ मुनगाबहार नदी पर है, मुनगाबहार नदी पर। और इसकी ऊंचाई है तीरथगढ़ जलप्रपात की 300 फीट की ऊंचाई है, और इस ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। इसके बाद अन्य जो जलप्रपात है उनका नाम याद रखिए, महादेव घूमर, तांबड़ा घूमर हो गया, महादेव घूमर, मंडवा घूमर, और इसके अलावा याद रखिए चित्रधारा, ये सभी कहाँ हैं, तो बस्तर जिले में स्थित जलप्रपात हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रकोट जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अभी मैंने कुछ इसके बारे में फैक्ट्स बताया आपको। तो ऑप्शन ए में है लगभग 300 फीट चौड़ा है, बिल्कुल सही कथन है। इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है, ये छूट गया था, ठीक है, तो ये भी सही है, घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है। जलप्रपात के बाएं भाग में पार्वती गुफा है, तो देखिए यहाँ पास ये भी सही कथन है, ठीक है, पार्वती गुफा है जलप्रपात के बाएं भाग में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या देखा कि इंद्रावती नदी के तट, मतलब नदी पर निर्मित होता है, ठीक है। दंडकारण्य प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, दंडकारण्य प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, बस्तर जिले में स्थित है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का न्यागरा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें याद रखिए इसकी विशेषता है कि मौसम के साथ जो है इसमें पानी का रंग बदलता है, मौसम के साथ पानी का रंग बदलता है, और न्यूनतम जो है इसमें 3 धाराओं में विभाजित होता है और अधिकतम 7 धाराओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है। तो ऑप्शन है चित्रकोट जलप्रपात, तांबड़ा घूमर, तीरथगढ़ या फिर चित्रधारा। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। और इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है कांगेर नदी। कौन सी नदी बहती है, कांगेर नदी बहती है, और कांगेर की सहायक नदी है मुनगाबहार नदी, और मुनगाबहार में जो जलप्रपात बनता है वह है तीरथगढ़ जलप्रपात। तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार नदी में इसलिए क्या है, कुटुमसर गुफा के नज़दीक है, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिए तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में, एक तो सबसे ऊंचा है ही, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है 300 फीट की ऊंचाई के साथ, ये याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी विशेषताएं हैं कि सीढ़ी नुमा आकृति के साथ, सीढ़ी नुमा जो बहाव है उसके कारण ये खंड युक्त इसका बहाव है, ठीक है, सीढ़ी नुमा बहती है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा तो है ही और मुनगाबहार पर है, तो सीढ़ी नुमा को याद रखेंगे। और चित्रकोट किसके समान है, तो घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान उसकी आकृति है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कुटुमसर गुफा भी याद रखिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तांबड़ा घूमर जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए दिया गया स्थानीय भाषा में तांबड़ा का अर्थ मछली है, तो यहाँ पास यही कथन जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मछली नहीं होता है, तांबड़ा का अर्थ मयूर होता है, ठीक है, मयूर इसका अर्थ होता है। मयूर के झुंड की उपस्थिति यहाँ पास देखी जाती है, मयूर के झुंड की उपस्थिति देखी जाती है तांबड़ा घूमर जलप्रपात के समीप, इस जलप्रपात के समीप, इसलिए इसे हम तांबड़ा घूमर जलप्रपात बोलते हैं। तांबड़ा का अर्थ क्या है, मयूर से है, याद रखेंगे। इसके बाद जो अन्य कथन है इसे देखते हैं, मिनी नियाग्रा कहा जाता है, तो ये जो सही कथन है इनको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, मिनी नियाग्रा कहा जाता है, विनीता घाटी में स्थित है, तांबड़ा घूमर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तांबड़ा बहार नाला पर स्थित है, ये भी सही कथन है, ठीक है। तो मछली नहीं बल्कि मोर होता है तांबड़ा का अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पर रानी दरहा जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबरी नदी पर, ऑप्शन ए राइट आंसर है, सबरी नदी पर। इस पर गुप्तेश्वर जलप्रपात भी है, याद रखेंगे, गुप्तेश्वर और रानी दरहा 2 जलप्रपात बनते हैं, कौन से ज़िले में है, तो सुकमा ज़िले में, याद रखिए, सुकमा ज़िले में दोनों जलप्रपात गुप्तेश्वर और रानी दरहा। कौन सी नदी, सबरी नदी। इसके अलावा याद रखिए सुकमा ज़िले में मलगेर नदी है,
तो यहाँ मलगेर इंदुल जलप्रपात, मलगेर इंदुल जलप्रपात, ये तीनों मुख्य रूप से जलप्रपात हैं, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल। तो ये तीनों जलप्रपात कहाँ कौन से ज़िले में है? सुकमा ज़िले में। इसके अलावा याद रखिए चिंतावांगू नदी, यहाँ लंकापल्ली जलप्रपात है। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? तो लंकापल्ली जलप्रपात बनता है, जो 7 कुंडों वाला जलप्रपात है और कौन से ज़िले में है? तो बीजापुर ज़िले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवपहरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देवपहरी जलप्रपात चुरनई नदी पर स्थित है, ठीक है, चुरनई नदी पर स्थित है। और केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात है, केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात है, कटघोरा तहसील के बीच समीप, कटघोरा तहसील के समीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो ऑप्शन है कुतरी नदी, अंतागढ़ नदी, उपर्युक्त दोनों, या फिर पिंजाडिन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ठीक है, उपर्युक्त दोनों, दोनों एक ही हैं, ठीक है, कुतरी नदी और अंतागढ़ नदी एक ही हैं और पिंजाडिन घाटी पर स्थित है ये जलप्रपात, याद रखेंगे, पिंजाडिन घाटी, पिंजाडिन घाटी पर कौन सा जलप्रपात? तो चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर में है, ठीक है, कुतरी या फिर अंतागढ़ नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके अलावा पिंजाडिन नदी, इस पर पिंजाडिन जलप्रपात स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में नहीं है? ऑप्शन है मकरभंजा, बेने, भृंगराज या फिर भेड़िया पत्थर जलप्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़िया पत्थर जलप्रपात। ये इदरी ग्राम बलरामपुर में है, ठीक है, इदरी ग्राम में बलरामपुर जिले के समीप है और भेड़िया नाला पर स्थित है। कौन से नाला पर है? भेड़िया नाला पर। और इसकी ऊंचाई याद रखिए 200 फीट की ऊंचाई है इसकी, भेड़िया पत्थर जलप्रपात की। इसके अलावा ये तीनों ही जसपुर ज़िले में है, ठीक है, मकरभंजा, बेने, भृंगराज, और ये सभी किस पे है? तो बेने ईब नदी पर है, याद रखिए, बेने जो है ईब नदी पर है। और मकरभंजा जलप्रपात कहाँ है? तो महनई के समीप है, महनई के समीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है रामदाह, नोगो बाबा, राम झरना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोगो बाबा जलप्रपात, ठीक है। जो रामदाह जलप्रपात है बनास नदी पर स्थित है, ठीक है, बनास नदी पर भंवर खो में स्थित है, भंवर खो में स्थित है, एमसीबी जिला में, याद रखेंगे, एमसीबी जिले में, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में। इसके अलावा राम झरना रायगढ़ में स्थित है, ठीक है, माडूसिल्ली, बरमकेला में, रायगढ़ में स्थित है। और नोगो बाबा नारायणपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ खुरसेल झरना है, नारायणपुर में खुरसेल झरना है। और मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात है, हांदावाड़ा जलप्रपात याद रखेंगे नारायणपुर में। तो 1, 2 और ये तीनों जलप्रपात नारायणपुर जिले में हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल गर्म पानी का स्रोत है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तातापानी, बलरामपुर। यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का ये स्रोत है, प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का स्रोत है। इसके अलावा औरा झरिया ये भी बलरामपुर में स्थित है, ठीक है, और तातापानी भी बलरामपुर में स्थित है। रानी दहरा जलप्रपात कवर्धा में है, ठीक है, रानी दहरा कवर्धा, रानी दरहा सुकमा, रानी दरहा सुकमा। इसके अलावा रानी दाह याद रखेंगे, रानी दाह ये कहाँ है? तो जसपुर जिले में स्थित है, जसपुर जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेदम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है मांड, महादेवमुड़ा, बतौली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बतौली में स्थित है, ठीक है, सरगुजा जिले में। सेदम जलप्रपात सरगुजा जिले में बतौली में स्थित है। इसके अलावा महादेवमुड़ा जो है इस नदी पर, महादेवमुड़ा नदी पर टाइगर पॉइंट जलप्रपात है, याद रखिए, सरगुजा जिले में ही टाइगर पॉइंट जलप्रपात। मांड नदी में सबसे प्रसिद्ध है सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, मैनपाट के समीप टाइगर पॉइंट याद रखेंगे, सरगुजा जिले में सरभंजा, और बतौली के समीप सेदम जलप्रपात। इसके अलावा और भी है, मैनपाट के समीप है फिश पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, पहाड़ी नाला पर स्थित है, पहाड़ी नाला पर स्थित है मेहता पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो अमृत धारा जलप्रपात वर्तमान में एमसीबी जिला में स्थित है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में, और हसदेव नदी पर स्थित है,
हसदेव नदी पर स्थित है। हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? तो 176 किलोमीटर है। ठीक है, 176 किलोमीटर हसदेव नदी की लंबाई है। इसके बाद ऑप्शन में है कोरिया, सूरजपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा होती है। तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, दक्षिणी मानसूनी हवाओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से होती है। 90% वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से, जबकि 10% वर्षा होती है अरब सागर से। तो इस डाटा को भी याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखिए जो मानसून है, मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन ए राइट आंसर है। या फिर इसको शुष्क आर्द्र जलवायु बोलते हैं, शुष्क आर्द्र जलवायु बोलते हैं, या उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु याद रखिए, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो 129 सेंटीमीटर यहाँ जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, 129 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ क्षेत्र में, अबूझमाड़ पहाड़ के क्षेत्र में होती है। कितनी वर्षा होती है? तो 187 सेंटीमीटर याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र की बात की जाए, प्राकृतिक प्रदेश की बात की जाए, तो जसपुर पाट में होती है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, जसपुर जिला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का सामान्य काल कितना है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जून से 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और शीत ऋतु का जो सामान्य काल है, शीत ऋतु कब से कब तक माना जाता है? तो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी याद रखेंगे, 15 फरवरी। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु का डेट याद रखिए। तो ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से 15 जुलाई तक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक वायुदाब कब होता है? तो सबसे ज़्यादा वायुदाब हमेशा शीत ऋतु में होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायुदाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। तो दंडकारण्य प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान। तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये अगर छत्तीसगढ़ हो, इस प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ बनाते हैं, ये उत्तरी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र होगा और ये मध्य क्षेत्र जिसको मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है और ऊपर नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यहाँ पास कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे कम में छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैन पार्ट में होता है सबसे न्यूनतम तापमान। ठीक है, सबसे न्यूनतम औसत तापमान जसपुर में होता है। न्यूनतम औसत बोला जाए तो कहाँ है? तो जसपुर में। चांपा सबसे गर्म क्षेत्र है और रायगढ़ अधिकतम औसत तापमान वाला क्षेत्र। सबसे ज़्यादा तापमान चांपा और औसत ज़्यादा में, औसत अधिक में या अधिक औसत में कौन सा हो जाएगा? रायगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस मृदा वर्ग की मिट्टी है? देखिए ऑप्शन में है वर्टीसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल या फिर अल्टीसॉल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी के लिए वर्टीसॉल, वर्टीसॉल करेक्ट है। इंसेप्टिसॉल में याद रखिए लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी इंसेप्टिसॉल में। अल्फीसॉल में लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। और अल्टीसॉल में याद रखिए लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ये सभी मृदा वर्ग से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है। तो लाल बलुई पूछा गया है। मटासी मिट्टी किसका है? लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है, याद रखेंगे, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। कन्हार किसका स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। टिकरा किसका है? तो लाल बलुई मिट्टी का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाठा किसका है? तो लैटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाठा मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, या फिर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण,
या फिर फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लाल पीली मिट्टी लाल होती है। फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लाल पीली मिट्टी लाल होती है, और फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल पीली मिट्टी का रंग पीला होता है। तो ये भी याद रखिए, लाल पीली मिट्टी से संबंधित हैं ये दोनों, और फेरिक टाइटेनियम काली मिट्टी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। इसका पीएच मान 7.6 होता है, सही है। ठीक है, और इसी पीएच मान के साथ ही ये क्षारीय मिट्टी है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी काली मिट्टी है। इसके अलावा डोरसा मिट्टी भी, इसका भी पीएच मान जो है लगभग 7.6 होता है, ये भी क्षारीय मिट्टी है। इसके अलावा सभी मिट्टियाँ क्या है, अम्लीय है। राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये भी सही कथन है। फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का अभाव होता है, ये भी सही कथन है। ठीक है, जल धारण क्षमता कम होती है, ये बिल्कुल गलत कथन है। सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी की होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है लगभग, और 50 से 55% इसकी जल धारण क्षमता है, याद रखेंगे 50 से 55% की जल धारण क्षमता, जो कि अन्य मिट्टियों की तुलना में सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा काली मिट्टी है, सही है। ठीक है, लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण डोरसा मिट्टी कहलाता है, ये भी सही है। लाल पीली मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है, ये भी सही है। इसके बाद आगे देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ नहीं है। तो लाल दोमट मिट्टी, इसका विस्तार क्षेत्र केवल दंतेवाड़ा और सुकमा में है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र में दंतेवाड़ा और सुकमा 2 ही जिलों में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायणपुर में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। उच्च भूमि के ढालों पर, तो ऑप्शन है मरहान, टिकरा, माल, गभार। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास टिकरा। उच्च भूमि पर टिकरा बोलेंगे। ठीक है, और ये जो क्रम है ये उच्च स्तर से निम्न स्तर तक का है। तो सबसे ऊपर जो है मिलेगा क्या है, मरहान, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार। ये क्या है, ऊपर से नीचे के क्रम में मिट्टी का क्रम यहाँ पास ऑप्शन में इसी क्रम से जमा हुआ है। तो और कहाँ मिलेगी ये मिट्टियाँ, तो बस्तर के पठार में ये क्रम है। ठीक है, यह क्रम कहाँ है, तो बस्तर के पठार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, तो लाल दोमट मिट्टी। सर्वाधिक जल धारण क्षमता होगी काली मिट्टी में, उसके बाद लाल पीली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, इसके बाद डोरसा मिट्टी, याद रखेंगे डोरसा मिट्टी, फिर कछारी मिट्टी, इसके बाद फिर कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो पहली उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी, दूसरी उपजाऊ मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद जो आएगा तो डोरसा मिट्टी को ले सकते हैं तीसरे में, चौथे में कछारी मिट्टी को ले सकते हैं। ठीक है, और कछारी मिट्टी को याद रखिए, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत ही कम क्षेत्र में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में परिया का अर्थ क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ भी ये मिट्टी से संबंधित था। ठीक है, इसलिए इसको रख दिया हमने। तो उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऐसी मिट्टी जिस पर खेती ना की जा रही हो, ये सही हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसी मिट्टी जिस पर खेती ना की जा रही हो उसको परिया बोलते हैं, उस क्षेत्र को परिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, डोरसा मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो अभी मैंने बताया सबसे उपजाऊ तो काली मिट्टी है, दूसरी है लाल पीली मिट्टी, तीसरी हो जाएगी यहाँ पास डोरसा मिट्टी। ठीक है, और ये डोरसा मिट्टी कैसे बनती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे बनती है, तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से, इसके मिश्रण से कौन सा बनता है, तो डोरसा मिट्टी बनती है।
और उपजाऊ भी होती है, ठीक है। 7.6 इसका पीएच मान होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और छत्तीसगढ़ की 30% खेती जो है दोरसा मिट्टी में होती है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी, इसमें निक्षालन की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि ऊपरी जो उपजाऊ परत है, ऊपरी उपजाऊ परत है, ये हवा पानी के साथ बह जाती है, पानी और हवा के साथ जो है बह जाना, यही जो है निक्षालन की प्रक्रिया है। तो लैटेराइट मिट्टी के जो उपजाऊ परत है वह बह जाती है, इस कारण इसका क्या होता है, निर्माण होता है। जो उपजाऊ परत के निकल जाने के बाद बचती है जो मिट्टी, उसे हम लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। इसके अलावा जो याद रखिए काली मिट्टी है, ठीक है। काली मिट्टी, इसका निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। दोरसा मिट्टी लाल पीली और काली के मिश्रण से। कछारी मिट्टी जो है नदियों एवं जो बड़े सरोवर होते हैं, बड़े सरोवर है, बड़े जो तालाब होते हैं, उनके किनारे जो गाद जमा होने से इसका निर्माण होता है। गाद जमा होने से कछारी मिट्टी का निर्माण होता है, नदियों और तालाबों के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी को भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये इसका जो प्रकृति होती है ये कठोर होती है, ठीक है, कठोर होती है। और लौह की अधिकता के कारण इसका जो कठोर होता है, कठोरपन होता है, बढ़ जाता है। कठोर क्यों होता है? तो लौह और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण, एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण ये कठोर होता है। इसके अलावा लाल दोमट मिट्टी भी जल के अभाव में कठोर हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है? तो काली मिट्टी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.6 इसका पीएच मान है। 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। 7 से कम अम्लीय और 7 जो है उदासीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी के अलावा छत्तीसगढ़ में और है दोरसा मिट्टी, ये भी क्षारीय प्रकृति की होती है। लाल पीली मिट्टी के बारे में याद रखिए, इसका जो पीएच मान है 6.8 अम्लीय प्रकृति की होगी। लैटेराइट मिट्टी की 5.2 पीएच मान है और लाल रेतीली मिट्टी भी अम्लीय होती है। तो एक काली मिट्टी और एक दोरसा, यही दोनों क्या हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? तो ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल पीली, लाल दोमट या फिर लाल रेतीली मिट्टी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी सबसे विस्तृत मृदा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 60% भूभाग में जो है फैला हुआ है, और इसका जो आधा भूभाग है 30% खेती तो इसी में होती है, 30% लाल पीली मिट्टी में और 30% दोरसा मिट्टी में। और यही लाल पीली मिट्टी काली मिट्टी से मिलकर क्या बनाती है? दोरसा मिट्टी बनाती है। इसके अलावा याद रखिए लाल दोमट मिट्टी, तो इसका विस्तार 10 से 15% है, ठीक है। और लाल रेतीली की मिट्टी का याद रखिए 25 से 30% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटे अनाज टमाटर लीची जैसे फसलों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो टमाटर लीची जैसी फसलों यानी बागानी फसलों के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो याद रखेंगे धान, ज्वार और बाजरा, मोटे अनाजों के लिए। काली मिट्टी जो है कपास सबसे उपयुक्त है, कपास के लिए। धान, गेहूँ इनके लिए उपयुक्त है। और इसके अलावा इसमें दलहन और तिलहन फसल भी लिए जा सकते हैं। फिर दोरसा मिट्टी के लिए याद रखिए मुख्य रूप से इसमें धान की फसल लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है? तो ऑप्शन है इसमें चूने की प्रधानता होती है, सही कथन है, ठीक है। लौह एवं रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है, लौह की मात्रा और रेत की मात्रा भी होती है। प्रदेश की 30% खेती इसी मिट्टी में की जाती है, सही है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर, यह गलत हो जाएगा, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, कन्हार की अपेक्षा अधिक, और भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर, यहाँ पास कम होगा। तो यहाँ पास याद रखिए जो लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी इसकी ऊंचाई भाठा मिट्टी से कम है, अर्थात ऊपर में होगा भाठा मिट्टी, नीचे हो जाएगा कन्हार मिट्टी, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पास डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में प्रशासकीय आधार पर
वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रशासकीय आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार से बांटा गया है। एक प्रजातीय बहुलता के आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर, दूसरा है प्रशासकीय आधार पर, प्रशासकीय, और तीसरा है प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, तो प्रजातीय बहुलता के आधार पर साल सागौन वन और मिश्रित वन में बांटा गया है 3 भागों में। प्रशासकीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रशासकीय आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और खुला वन में बांटा गया है। आरक्षित, संरक्षित और खुला वन, या फिर अवर्गीकृत वन बोलते हैं इसको, अवर्गीकृत वन। इसके बाद याद रखिए प्राकृतिक, तो प्राकृतिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक शुष्क वन और दूसरा है आर्द्र वन। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, तो आरक्षित वन का क्षेत्रफल है 25,782, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और ये अवर्गीकृत, तो ये किसका है 25,782 आरक्षित का है, 24,036 संरक्षित का है, संरक्षित वन का क्षेत्रफल, और 9,954 यानी लगभग 10,000 मान सकते हैं, ये किसका है तो अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वन्य क्षेत्र में संरक्षित वन की प्रतिशत भागीदारी कितनी है, तो देखिए 43, 13, 40, 22, 16, 65। ठीक है, 43.13 ये आरक्षित का है, आरक्षित वन क्षेत्र। 40.22 ये किसका है, संरक्षित वन का प्रतिशत है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और 16.65 अवर्गीकृत वन का है, अवर्गीकृत वन का 16.65%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं, ऑप्शन है सरगुजा, दंतेवाड़ा, बीजापुर या फिर धमतरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक आरक्षित भी पाए जाएंगे और सर्वाधिक अवर्गीकृत भी पाए जाएंगे, कहाँ, दंतेवाड़ा में। सर्वाधिक आरक्षित और अवर्गीकृत वन दंतेवाड़ा, सर्वाधिक संरक्षित वन सरगुजा, सर्वाधिक संरक्षित वन सरगुजा में पाए जाएंगे, जबकि सबसे कम जो है धमतरी में पाया जाएगा, सबसे कम धमतरी में आरक्षित और अवर्गीकृत। संरक्षित सबसे कम कहाँ मिलेगा, तो संरक्षित वन सबसे कम जांजगीर चांपा में। संरक्षित सबसे कम कहाँ मिलेगा, तो जांजगीर चांपा जिले में मिलेगा। और आरक्षित वन कोरबा में सबसे कम है, आरक्षित वन कोरबा में सबसे कम है, और अवर्गीकृत वन धमतरी में सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। अभी हमने वन जैसे ही स्टार्ट हुआ सबसे पहले हमने देखा 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजाति बहुलता के आधार पर कितने भागों में है, तो एक मिश्रित वन है, मिश्रित वन, फिर साल वन, फिर सागौन वन, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मिश्रित वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 26,018, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या है, मिश्रित वनों का प्रतिशत है, मिश्रित वनों का क्षेत्रफल है, मिश्रित वनों का क्षेत्रफल। फिर साल वन 24,24,4, साल वन ये वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल है। इसके बाद याद रखिए 5,6,3,3 ये क्या है, सागौन वन का क्षेत्रफल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल वनों की प्रतिशत भागीदारी कितनी है, तो अभी हमने देखा सबसे कम था तो 9.42, हालांकि एग्जाम में इतना सरल ऑप्शन नहीं आएगा। 9.42 यहाँ पास सही है। यहाँ पास इसलिए ऐसा ऑप्शन रखा गया ताकि किसी और ऑप्शन को देखकर जो याद है वो ना भूलें। ठीक है, आसानी से याद रहे इसके लिए रखा गया है। तो 43.53 ये किसका हो जाएगा, मिश्रित वनों का, मिश्रित वनों का प्रतिशत है 43.53। साल वनों का प्रतिशत है 40.56 और सागौन वनों का प्रतिशत है 9.42। सागौन वनों का प्रतिशत है 9.42। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के साल वनों के संबंध में
कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है साल वन पतझड़ वन की श्रेणी में शामिल है, सही कथन है, ठीक है। सर्वाधिक साल वन बस्तर में है, ये भी सही कथन है। सर्वाधिक साल वन कहाँ है? तो बस्तर में है। फिर इसीलिए तो इसे बस्तर को साल वनों का द्वीप भी बोला जाता है। साल वनों का द्वीप बोला जाता है किसे? बस्तर को। इसके बाद याद रखिए कोमलनार एवं मंगनार क्षेत्र में नेपाल के तुल्य साल वन पाए जाते हैं, ये भी सही कथन है, ठीक है। ये भी सही कथन है। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कौन से ज़िले में? बस्तर ज़िले में स्थित है। फिर याद रखिए अगला जो ऑप्शन है, प्रदेश में केवल शुष्क सालवन पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। शुष्क सालवन और आर्द्र सालवन भी पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के सालवन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरिया रोबस्टा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। टेक्टोना ग्रांडिस किसका नाम है? तो सागौन का वैज्ञानिक नाम है। सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पहाड़ी मैना, ठीक है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है। बुबलस बुबलाइस जंगली भैंसा का या फिर वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है, राजकीय पशु। और इसे बुबलस बुबलाइस के अलावा बुबलस आर्नी भी बोलते हैं, बुबलस आर्नी भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वोत्तम किस्म का सालवन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मैकल श्रेणी, केशकाल घाटी, कोमलनार या फिर मंगनार। तो कोमलनार मंगनार में तो यहाँ जो सालवन पाए जाते हैं ये नेपाल के तुल्य सालवन पाए जाते हैं। केशकाल घाटी में जो है सर्वोत्तम किस्म के सालवन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैकल श्रेणी में जो है उच्चतम किस्म है। उच्चतम किस्म कहाँ? मैकल श्रेणी में सर्वोत्तम केशकाल घाटी, नेपाल के तुल्य कोमलनार और मंगनार। कौन सा वृक्ष? तो सालवन या साल वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद याद रखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। सागौन वनों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये कथन सही है। असत्य कथन की पहचान करना है। खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन पाया जाता है, ये भी सही है। और सर्वोत्तम किस्म कौन सा? तो टिक, ये किस्म का नाम है, ठीक है। टिक किस्म की सागौन वन पाई जाती है। इसके बाद याद रखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। आर्द्र और शुष्क सागौन वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन डी में होना था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पीडीएफ को आपको सुधार के दिया जाएगा, ठीक है। जो भी टाइपिंग मिस्टेक है उसको सुधार के दिया जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको जब टोटल 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा टेलीग्राम में। तो इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।